समक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं मध्यकालीन हिस्ट्री, और आज अपन मध्यकालीन हिस्ट्री में पढ़ेंगे मुगल वंश, जिसका आज अपन करेंगे पतन। आज मुगल वंश को समाप्त कर देंगे, क्योंकि मुगल वंश का जो 2 पार्टों में मुगल वंश बनाया था, प्रथम पार्ट में मुगल वंश को स्टार्ट किया था, उसमें अपन को औरंगजेब तक पढ़ा, और इसके बाद सेकंड पार्ट यानी मुगल वंश का उत्तर काल, जिसमें अपन ने बहादुर शाह प्रथम से लेके मतलब और अपन आगे तक बहादुर शाह जफर तक चलेंगे, और मुगल साम्राज्य का अंत करते हुए मध्यकालीन हिस्ट्री का अंत ही समझ लो। पर मराठा अगर अपन पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं मध्यकालीन हिस्ट्री का पार्ट बना जाता है। उसको समाप्त करते हुए अपन आगे आधुनिक हिस्ट्री में चलेंगे, आधुनिक हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे। आज मध्यकालीन हिस्ट्री में मुगल वंश का पूरी तरह से पतन है, इसलिए मुगल वंश के पतन के नाम से ही रहेगा। और अपन इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ बहादुर शाह प्रथम के नाम से। आज अपन पढ़ेंगे फारूक सियर। 1713 से 1719 तक फारूक सियर रहा। मुगल वंश में जो उत्तर मुगल काल है उसमें ज्यादा जो शासक बने उन्होंने ज्यादा टाइम तक शासन नहीं किया, कहीं ना कहीं थोड़े टाइम तक शासन रहा, कम उनका साम्राज्य रहा, अपना साम्राज्य ज्यादा विस्तारित नहीं कर पाए। उसके कहीं ना कहीं ये कारण माने जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि मराठा का जो साम्राज्य था उस वक्त चरम सीमा पर था, और उत्तर मुगल काल में ऐसा कोई शासक था नहीं जो इन सब को टक्कर दे सके, क्योंकि औरंगजेब से और मराठाओं से काफी उस टाइम तक काफी अच्छा विवाद रहा। इसके बाद कहीं ना कहीं मराठा पूरे साम्राज्य में फैल चुके थे, पेशवा फैल चुके थे, और विदेशी कंपनियां आ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह ऐसी चीजों की स्थापना हो चुकी थी, क्योंकि 1858 तक मुगल काल का अपन अंतर पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर तक। जब तक इतना सब कुछ हो चुका था तो कहीं ना कहीं ये अपने साम्राज्य को विस्तारित नहीं कर पाए, क्योंकि मुगलों और मराठाओं का सामना था, पेशवाओं का सामना था, विदेशी कंपनियां, विदेशी रीतियां, उन सब चीजों का आगमन हो चुका। तो कहीं ना कहीं ये मुगल जो उत्तर मुगल काल है वो उतना ज्यादा समृद्ध नहीं हो पाया, ये कारण भी माना जाता है। और इसमें जो शासक थे वो इतने ज्यादा योग्य नहीं थे, वो अपनी रुचि को इतना ज्यादा विस्तारित नहीं कर पाए, जैसे कि अपन ने मुगल काल के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, यानी प्रथम मुगल काल में पढ़ा। तो उत्तर मुगल काल में ऐसा कुछ था नहीं, और अपन उत्तर मुगल काल का अंत करते हुए शुरू करते हैं। फारूक सियर 1713 से 1719 तक। फारूक सियर के शासनकाल में सैयद बंधु अब्दुल का वजीर तथा हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर नियुक्त हुआ। मतलब फारूक सियर का शासनकाल चला। फारूक सियर के शासनकाल में सैयद बंधु थे, उनमें अब्दुल जो व्यक्ति था वो वजीर का पद, और हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर, हुसैन अली को मीर बख्शी का पद पर नियुक्त किया गया। सैयद बंधु ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया, मतलब इसमें जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, तथा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति का आदेश दिया, और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति का भी आदेश दे दिया। 1713 में जहादार खां का भतीजा फारूक सियर सैयद बंधुओं के सहयोग से सिंहासन पर बैठा। मतलब इससे पहले शासक जहादार खां का था, जिसको मैंने पहले पार्ट में बताया था। 1712 में बैठा और 1713 तक इसका शासन रहा। जहादार खां में इतना ज्यादा कुछ था नहीं, मैंने जब फर्स्ट स्लाइड बनाई थी तभी मैंने जहादार खां के बारे में उसमें चर्चा की थी। जहादार खां का भतीजा था फारूक सियर, जो सैयद बंधु की सहयोग से, उनकी सहायता से सिंहासन पर बैठा, मतलब मुगल सिंहासन पर बैठा, मतलब मुगल वंश की गद्दी को संभाला। फारूक सियर के शासन काल में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। बहादुर शाह प्रथम में मैंने आपको बंदा बहादुर पढ़ाया था, और उसमें बताया था कि उन्हीं के टाइम से बंदा बहादुर को लेकर विवाद चल रहा था, और फारूक सियर के शासन काल में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। और इनकी हत्या के बाद सिखों में और मुगलों में काफी विवाद रहा, और कहीं ना कहीं ये विवाद आगे चल के मुगलों का और सिखों का रिश्ता खराब, मतलब बिगाड़ने की तगार पर था, और कहीं ना कहीं चीजों का विवाद बनता रहा। इसलिए ये सब चीजें साम्राज्य में एकता का कारण नहीं बनी। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। मतलब इसने धार्मिक सैयद बंधु जो थे उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसने प्रेम पुण्य की भावना को अपनाया, सभी को एक साथ लेकर चलने की अनुमति दी, सभी को एक साथ लेकर समान चलने की नीति को अनुशासन शासन किया।
अनुसरण किया तथा शासन काल में मुगल मुसलमान सरदारों के साथ हिंदू सरदारों का भी सहयोग रहा। मतलब इसके शासन काल में मुगल जो मुस्लिम थे उनका सहयोग तो था ही सही, साथ में हिंदू सरदारों का भी सहयोग रहा। मतलब हिंदू जो व्यक्ति थे वो भी सरदार बने, अच्छे अच्छे पद पर नियुक्त किए गए। फारूक सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर विलियम हैमिल्टन की सेवा से खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एक अधिकार पूरा कर दिया था। मतलब फारूक सियर थे, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का आदेश दिया, मतलब एक अधिकार प्राप्त किया। किसके सहायता से किया? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन की सेवा से खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का या उनको शासन करने का आदेश दे दिया। कहने का मतलब ये है। सैयद बंधु के प्रभाव से प्रभावित होकर फारूक सियर सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बाजीराव विश्वनाथ फारूक सियर को उनके पद से हटाकर उसकी हत्या कर दी। मतलब फारूक सियर और सैयद बंधुओं ने क्या करा? मराठा पेशवा बाजीराव विश्वनाथ की हत्या कर दी और उनको अपने पद से हटा दिया। फारूक सियर की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने फारी उदास जाट को शासक बनाया, परंतु शीघ्र ही दोनों की मृत्यु हो गई। मतलब इसमें दो व्यक्ति शासक बने जिनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई और ज्यादा चर्चा में ये व्यक्ति नहीं रहे। 1719 में सैयद बंधुओं के सहयोग से रोशन अख्तर शासक बना, जो इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना गया। एक व्यक्ति शासक बना जिसका नाम था रोशन अकबर, जो इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना गया। मोहम्मद शाह रंगीला उत्तर जो मुगल काल में उसका जिक्र किया जाता है, वो रंगीन मिजाज का था और वो एक अलग ही तरह से अपने शासन करता था, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से उसे जाना गया। किसे जाना गया? अकबर खां को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना गया। रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, धार्मिक चीजें संस्था इन सब चीजों से उसे ज्यादा मतलब नहीं था, वो अपने ही तरीके से शासन करता था और अपने ही तरीके से रहता था, इसलिए इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से आगे चल के जाना जाता है। 1719 में सैयद बंधुओं के सहयोग से रोशन अकबर शासन बना, जिसे मैंने आपको बताया, और ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से इतिहास में जाना गया, मतलब इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसके शासन काल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल, आदत खां के नेतृत्व में अवध, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद, मदन सिंह ने भरतपुर और मथुरा, बंगाल का नवाब ने कारुख की बात अपनी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना को संभाला। मतलब इसके समय में काफी नए नए संस्थाओं का उदय हुआ, काफी नई नई संस्थाएं बनी, जैसे मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल, अकबर खां के नेतृत्व में अवध का और निजाम उल मुल्क की नेतृत्व में हैदराबाद की स्थापना हुई। मतलब ऐसे काफी शासक बने जिन्होंने एक स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया, काफी अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का उदय किया। जैसे मैंने उत्तर मुगल काल में बताया कि ज्यादा विशेष चीजें महत्व नहीं रही, पर ये छोटी छोटी चीजें सत्ता में चलती रही और इन सब चीजों का धीरे धीरे उदय होता रहा। इसी के शासन काल में नारिद शाह का आक्रमण हुआ। फरवरी 1739 में करनल के युद्ध में मुगलों की हार हुई और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। मतलब जो युद्ध हुआ, करनल का युद्ध हुआ, उसमें करनाल का युद्ध जिसे बनाया जाता है, और उस युद्ध में मुगलों की हार हुई और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया। इसके शासन काल में इसके लिए इतना ही रहा।
वह भारत से 70 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला की नादिर शाह के साथ विवाद रहा और वो 70 करोड़ रुपए की 70 करोड़ से मतलब अतिरिक्त रुपए की रकम लेकर और जो क्या कहते हैं शाहजहां द्वारा एक मयूर सिंहासन बनाया गया था, जिसे मैंने आपको शाहजहां में बताया था, और उसको लेकर ये यहाँ से चले गए। इसी के शासन काल में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। उसी के शासन काल में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। 1648 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात अहमद शाह शासक बना। मतलब 1648 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात अहमद शाह शासक बना, जिसने अपने शासन काल में 2.5 वर्ष के पुत्र, मतलब अहमद शाह शासक बना और उसने अपने शासन काल में अपने 2.5 वर्ष के पुत्र को पंजाब का गवर्नर तथा 1 वर्ष के बच्चे को कश्मीर का गवर्नर बना दिया। इसने अपने शासनकाल में ऐसी नीतियों को अपनाया कि इस कारण कहीं ना कहीं विवाद की चीजें बनती रहीं। 2.5 वर्ष के पुत्र को पंजाब का गवर्नर बना दिया और 1 वर्ष के पुत्र को कश्मीर का गवर्नर बना दिया, जो कहीं ना कहीं सत्ता चलाने के योग्य नहीं थे। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा। आलमगीर द्वितीय का मुगल वंश में जिक्र किया जाता है और कभी कभी आलमगीर द्वितीय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा। आलमगीर शाह द्वितीय के नाम से जाना गया। आलमगीर को गद्दी पर बिठाया और वो आगे चल के आलमगीर शाह द्वितीय के नाम से जाना गया, जो शासक होने के बावजूद भी 12 वर्ष तक दिल्ली में अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, जो शासन नियुक्त किया गया, और शासक नियुक्त होने के बाद भी 12 वर्ष तक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो शासक थे और ये शासन करने का इनका तरीका था, कहीं ना कहीं मुगल वंश को खत्म करने का कारण भी यह खुद ही बने। 1772 में मराठाओं के सहयोग से दिल्ली पहुंचा। पर जब वो मराठाओं के सहयोग से दिल्ली पर पहुंचा तो 1772 में मराठाओं ने उसका सहयोग किया और मराठाओं के सहयोग से वो दिल्ली में पहुंचा। आलमगीर का पुत्र अली गौहर के व्यवहार में आलम शाह द्वितीय के नाम से स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। मतलब आलमगीर का जो पुत्र था अली गौहर, उसका व्यवहार का या पर उसके जो व्यवहार के कारण थे, उसने आलम शाह द्वितीय के नाम से स्वयं को मुगल वंश का एक अगला शासक घोषित कर दिया। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में आलम कासिम बहा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध की लड़ाई लड़ी, जिसमें उसकी पराजय हुई। मतलब इसने 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे, उनके साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं वो उसमें पराजित हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं समाप्ति का कारण था ईस्ट इंडिया जो कंपनियां हैं वो स्थापित हो चुकी थी। बाकी और राज्य थे छोटे छोटे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, उन्हें स्वतंत्र राज्य बना लिया था। मराठाओं और पेशवाओं का राज चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये वंश का पतन का कारण ये भी माना जाता है। इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों के अनुरूप इसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों पेंशन एकता और 1813 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। मतलब इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के बाद कई विवाद बने, फिर 1813 में अंग्रेजों ने पूरे दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब अपन 1800 में एंट्री कर चुके हैं और मुगल वंश के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात अकबर द्वितीय शासक बना।
अकबर द्वितीय का जिक्र किया जाता है और अकबर द्वितीय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अकबर प्रथम फेमस था, जिसको अपन ने मुगल काल के प्रथम पार्ट में पढ़ा, इसलिए इसके बाद जो शासन बना अकबर द्वितीय, भले ही अकबर के नाम से शासक बना, अकबर का उसका नाम था, पर जैसा उसकी नीतियां थी, उसका नियम, उसके जो तरीके थे, वो कहीं ना कहीं ये नहीं चला पाए और अकबर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसमें राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। बस इससे ज्यादा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, किसने? अकबर द्वितीय ने उपाधि प्रदान की। वह अपनी पेंशन बांटने की अर्जी को लेकर इंग्लैंड गया, इसने पेंशन बांटने की अर्जी लगाई और इस अर्जी को लेकर वो इंग्लैंड गया। अकबर द्वितीय का कार्यकाल तक मुगल बादशाह मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गए थे। मतलब अकबर द्वितीय जब शासक बना तो मुगल बादशाह नाम मात्र के शासक रह गए थे और ये लाल किले तक ही सिमट कर रह गए थे। कहने का मतलब जी है कि आगे आने वाली सत्ता में जो प्रजा थी और जो दिल्ली से आसपास की जो सीमाएं थी, उन सब जगहों में इनका शासन नहीं रहा था, बस नाम मात्र के शासक रह गए थे और दिल्ली के किले तक ही सिमट कर रह गए थे। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षक से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था और इसे गद्दी पर बिठाया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों के कहीं ना कहीं सहयोग से और उनके शासक से बनने वाला ये मुगल बादशाह था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर से क्वेश्चन बनता है और पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ये मुगल वंश का अंतिम शासक था, इसको मुगल वंश का अंतिम शासक माना गया है ना। दिल्ली के किले पर या दिल्ली पर शासक करने वाला एक लास्ट व्यक्ति था बहादुर शाह जफर, जिसने 1897 में विद्रोह का नेतृत्व किया। 1897 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया किसने? बहादुर शाह जफर ने। बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। मतलब 1857 की जो क्रांति चल रही थी उसमें इसने नेतृत्व किया, उसमें इसने सहयोग दिया और अपना जो विद्रोह का कारण था ये उसी समय से बन गया था। फिर उस विवाद के कारण ये दिल्ली से भाग गया और जो हुमायूं का मकबरा था वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया गया और वहां निर्वाचित कर दिया गया। मतलब उसको निर्वाचित कर दिया गया, मतलब नजरबंद कर दिया गया उसको, और रंगून में, और वहां से इसको पकड़कर बंदी बनाकर इसको रंगून भेज दिया गया। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। 1862 में इसकी रंगून में मृत्यु हो गई। इसके बारे में कहा जाता है कि 1 गज जमीन भी इसको अपने साम्राज्य में, या फिर जो इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था जो दिल्ली में स्थापित कर रहा था, मतलब अपनी जगह इसको दफनाने के लिए 1 गज जमीन भी नहीं मिली। बताओ, इतने बड़े मुगल साम्राज्य का अंत इस तरह से हुआ। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था और ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का भारत से अंत हो गया और इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से भारत से अंत हो चुका था। आई होप मध्यकालीन हिस्ट्री में आपको ये मुगल वंश का जो उत्तर मुगल काल था वो पसंद आया हो। और आगे अपन मराठा पढ़ेंगे। मराठाओं को मध्यकालीन का हिस्ट्री का ही पार्ट माना जाता है। वैसे कहा जाए तो मध्यकालीन हिस्ट्री उत्तर मुगल काल में ही समाप्त हो जाती है और आगे अपन जो आधुनिक हिस्ट्री शुरुआत करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे वीडियो अच्छे लगे हों। समक्ष एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।